Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. Hope you all are fine. Today we will get back to our chapter Some Basic Concepts of Chemistry. In the last chapter we have studied about the units and types of units, how to derive it and some prefixes. So today we will proceed further. सबसे पहले हमें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो ये अनसर्टेनिटी आती क्यों है? जब भी हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा उसके साथ साथ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दोनों ही देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इन नंबर्स को मीनिंगफुल तरीके से किस तरीके से हैंडल किया जाए, यहाँ पर कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसकी हेल्प से हम इनको सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आता है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि पता है हम लोगों को कि साइंटिस्ट ने एटम्स की मॉलिक्यूल की स्टडी की है जो बहुत लो मासेस के होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये कहा जाता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में 602200000 एंड मैनी मोर जीरोस आर देयर। तो इस तरीके का इतना लंबा नंबर है। इसी तरीके से इसको अगर हम कहें इसका मास, तो मास बहुत ही कम है, 0.00000 एंड 0.166 लाइक दिस। इतना कम इसका मास है। ऐसी प्लैंक कांस्टेंट आता है, स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस ऑन पार्टिकल, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं अगर हम इनको कम्प्लीटली लिखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन डेटास को हैंडल करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं जिसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ 10 n इंटू 10 टू द पावर n। जो यहाँ पर कैपिटल n है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर फॉर्म। ठीक है, डिजिट टर्म लाइक 1.0 3.4 इस तरीके से। और जो ये n है इट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जब किसी डिजिट को लिखा जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद इट शुड बी नॉन ज़ीरो। फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं और अगर हम पॉइंट को राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी, नेगेटिव में आएगी। और अगर इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा, इसमें क्या है हमारा 0.00163। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट को इस जगह से 1 के बाद ले आएंगे। तो 1 के बाद लाने पर देखो कितने प्लेस हमने इसको शिफ्ट किया, 1 2 3 4 प्लेस हमने इसको शिफ्ट किया, तब हमारा 1.63 आ गया। और अगर राइट में कर रहे तो इट इज़ 10 टू द पावर -4। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये नंबर गिवन है तो अभी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हम इसको इस साइड पे ला रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर लाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर 5 प्लेस हम उसको लेफ्ट में ला रहे हैं तो इट विल बी 2.568 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ साइंटिफिक नोटेशंस हैं। अब इन साइंटिफिक नोटेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो नंबर्स को, जो नंबर अगर हमारे नंबर फॉर्म है, इसको अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, डिवाइड है तो पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। इनका साइंटिफिक नोटेशन में इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो
इनकी पावर्स को 10 टू दी पावर्स को हमेशा इक्वल करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैल्यू गलत आएगी। जैसे अगर सपोज हमें इसी नंबर को ऐड करना है तो हम या तो इन दोनों डेसिमल फॉर्म्स को, इन दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को 10 टू दी पावर 5 में लिख देंगे या फिर 10 टू दी पावर -4 में लिख देंगे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को ऐड करेंगे। और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, अगर हम इसको 10 टू दी पावर 4 में चेंज करें तो इट विल बी 10 टू दी पावर 4. So this is how we can add or subtract the decimal, the scientific notations. अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम क्या कहते हैं कि हम इसको डिराइव कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस की वजह से या पर्सन के स्किल्स की वजह से, किसी भी वजह से इसमें मेजरमेंट में हमें क्या मिल सकती है, अनसर्टेनिटी मिल सकती है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ले लिया हमने, उसको हमने प्लेटफॉर्म बैलेंस पर जब देखा तो इट इज़ 9.54 ग्राम, और जब हमने इसको किसी एनालिटिकल बैलेंस में देखा, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में एनालिटिकल बैलेंस देखा था, तो इसकी जो वैल्यू है इट इज़ 9.4231 सपोज ग्राम। तो ये जो मास हमारा ऑब्टेन हुआ एनालिटिकल बैलेंस में, ये ज़्यादा था देन द प्लेटफॉर्म बैलेंस। तो यहाँ पर जो 4 डिजिट हमने रखी हैं डेसिमल के बाद, ये क्या दिखाती है हमें, अनसर्टेनिटी। तो इसी अनसर्टेनिटी को जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में है, ठीक है, इनको हम इंडिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन करके। जैसे हम किसी नंबर को लिख देंगे कि इस नंबर को, गिवन नंबर को हम तुम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, तो उससे अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम 11.2 मिलीलीटर को लिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन। तो अनसर्टेनिटी मे बी +1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी नंबर में, किसी डिजिट में, किसी भी नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिराइव करते हैं। तो देयर आर सम रूल्स टू डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, टू डिटर्मिन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द रूल्स। सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी दोज ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 285, तो यहाँ पर कितनी हो गई 2, 0.25, 2 हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 25 विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 हो गया नंबर सिग्निफिकेंट का। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास 0 है किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले, तो वो नॉन ज़ीरो डिजिट जो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट सेकेंड वाले का 0.03, तो यहाँ पर 3 हमारा नॉन ज़ीरो है और उसके पहले वाले जितने भी ज़ीरो होंगे दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1। इन द सेकेंड केस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कोई ज़ीरो आता है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही नॉन ज़ीरो है, तो 2.00, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर 0 हमारा एंड में आ रहा है या राइट साइड में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है डेसिमल की, कि डेसिमल पॉइंट के अगर बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है और उस नॉन ज़ीरो डिजिट में वो उसके बाद कोई ज़ीरो आ रहा है, या इस डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोस प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे क्या काउंटेड होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहीं पर जैसे कि हम देख लेते हैं दो नंबर्स को,
100 और 100.0। तो यहाँ पर 100 में एक ही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जबकि 100.0 में 4 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे और यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 5 ये कहता है कि इफ़ काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक अगर हमने माना कि 2 बॉल्स हैं या 10 पेन है हमारे पास, ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर है जो एग्जैक्ट होंगे, जिसमें कोई भी अनसर्टेनिटी होगी ही नहीं, ठीक, तो उसमें जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको डेसिमल फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट हमारे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे 2 बॉल्स के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, अगर हमें किसी साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है, सपोज ये हमारा दे रखा है 1.63 × 10⁻⁻⁴, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इस नंबर फॉर्म को लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास 3, इन द सेकेंड केस देयर विल बी 4। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। एज वी नो कि हर किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ अमाउंट में अनसर्टेनिटी होती है इसके साथ। अब यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती क्या है, तो प्रिसीजन को हम कहते हैं कि इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। जो अलग अलग एक क्वांटिटी के लिए अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो उस मेज़रमेंट जो भी हमने मेज़रमेंट की, उस मेज़रमेंट में आपस में कितनी क्लोजनेस है, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। एक्यूरेसी हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी हम कहते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, किसी वैल्यू के लिए, किसी मेज़रमेंट के लिए हम कुछ मेज़रमेंट करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, हमारा पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, वो उस ट्रू वैल्यू के कितने पास है, कितने आसपास है वो वैल्यू, वो उसकी क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, हमने कहा कि अगर हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है जिसका रिजल्ट है 2 ग्राम और 3 स्टूडेंट्स हैं जो उसको मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे 3 स्टूडेंट हैं जो उसको मेज़र कर रहे हैं, तो हम उनको एक टैबुलेट कर देते हैं उनके रिजल्ट को। सपोज़ हम कहते हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट A B C 3 स्टूडेंट है, इन्होंने 2 मेजरमेंट्स लिए 1 और 2, और इसकी जो ट्रू वैल्यू है इट इज़ 2.0, इसका एवरेज भी हमने निकाल दिया। तो अब हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट ए की बात करते हैं, तो स्टूडेंट ए हम कहते हैं कि इसकी जो आंसर्स आए 1.95 और 1.93, ठीक है, विच आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसकी वैल्यू आई 1.94 एंड 2.05। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारा, उसकी वैल्यूज़ आई है 2.01 एंड 1.99। तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ तो दिख गई। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे फर्स्ट वन आता है हमारा, फर्स्ट वन स्टूडेंट का, हम स्टूडेंट ए का रिजल्ट देखते हैं। सो डोंट गो विद दिस कमेंट बिकॉज इट इज़ गिवन हियर रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट वन का हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट की जो मेजरमेंट्स हैं, दीज आर कमिंग, ये जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे, ये जो कमेंट्स इसमें दे रखे हैं इसने, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, जो वैल्यूज़ अगर एक दूसरे के पास आती है, तो क्लोजनेस टू वेरियस मेजरमेंट इज प्रिसीजन, तो ये वैल्यू हमारी क्या होंगी, प्रिसाइज। वहीं पर स्टूडेंट बी की बात करो, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, सो दीज वैल्यूज़ आर नॉट प्रिसाइज। अब फर्स्ट स्टूडेंट ए की बात करेंगे, तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू है हमारी 2.0,
तो ये हमारी क्या है, इस ट्रू वैल्यू से के आसपास नहीं है कहीं। ये प्रिसाइज तो नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इट इज कमिंग वेरी फार देन द ट्रू वैल्यू। स्टूडेंट सी की बात करते हैं, इसकी जो वैल्यूज आ रही दीज आर 2.01 एंड 1.99, दोनों वैल्यू एक दूसरे के पास है, तो ये वैल्यू प्रिसाइज है, ठीक है, और एक्यूरेट भी है क्योंकि ट्रू वैल्यू के करीब है, तो ये हमारी प्रिसाइज और एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट ए इज प्रिसाइज, बी इज नाइदर प्रिसाइज नॉर accurate and C is precise and accurate both, ठीक है। तो ये हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी है। और ये जो हमारे नंबर्स आते हैं इनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम तरीके से होता है जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। हमें कोई नंबर बहुत लंबा दे रखा है लाइक 2.546389, हमें इसे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट को लिमिट कैसे कर सकते हैं टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके लिए हम राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं। तो फॉर राउंडिंग ऑफ देयर आर सम रूल्स, ठीक है। यहाँ पर राउंडिंग ऑफ के लिए भी कुछ रूल्स गिवन है, तो हम इन रूल्स को देख लेते हैं कि ये रूल्स हैं क्या। सबसे पहला रूल कहता है कि हमें जब किसी वैल्यू को हटाना है तो अगर राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव विच इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1। अगर हमें राइट मोस्ट नंबर को हटाना है और ये जो राइट मोस्ट नंबर है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसमें जो इससे पहले वाला नंबर होगा उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1.386, यहाँ पर हमें सपोज 6 को हटाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इसको लिखना है, तो 6 इज मोर देन 5, तो इससे पहले वाला जो नंबर है हमारा 8 उसको 1 बढ़ा देंगे एंड इट विल बी 1.39। सेकेंड रूल ये कहता है इसी की तरह है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर कम है तो जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लाइक 4.344334, तो यहाँ पर हमें 4 को हटाना है, सपोज इस 4 को हमें हटाना है, तो अगर हम 4 को हटाना चाहते हैं तो हम ये जो नंबर है इट इज़ लेस देन 5, तो इसको एज सच हटा देंगे विदाउट चेंजिंग एनी without any change in the preceding numbers। वहीं पर तीसरा केस 5 से ज़्यादा 5 से कम हमने देख लिया। अब हम अगर देखें कि यहाँ पर जो हमारा नंबर है इफ़ इट इज़ 5 देन व्हाट हैपन्स, तो अगर ये नंबर हमारा 5 है देन इन दिस केस हम यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। जो 5 से पहले वाला नंबर है आइदर इट मे बी इवन और इट मे बी ऑड, अगर इस 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, विदाउट चेंजिंग इस नंबर को हटा देंगे। अगर जिस नंबर को हमें हटाना है उससे प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो उसमें हम एक नंबर बढ़ा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के लिए, 6.25, यहाँ पे 5 आ गया जिसको हमें हटाना है, तो 5 को अगर हमें हटाना है तो इससे पहले वाला नंबर हमारा इवन है, तो इवन है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इट विल बी 6.2। सेकेंड आता है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल 6.35, यहाँ पे भी हमें 5 को हटाना है, तो 5 को हटाना है, इससे पहले वाला नंबर 3 है, तो हम क्या करेंगे 5 को हटाने के लिए इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, इट विल बी 6.4। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यूनिट्स को कन्वर्ट करने की। यूनिट्स हमने पढ़ी है तो यूनिट्स को एक से दूसरे में चेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, या जिसको फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं या जिसको यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं।
कुछ भी कहा जा सकता है। अब इसका प्रोसीजर समझते हैं कि इसमें करते कैसे हैं इसको। तो यहाँ पर सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है कि अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, ठीक है, इसकी लेंथ हमें बतानी है सेंटीमीटर में। तो एज वी नो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, इंच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एन, ठीक है, इट इज 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 इंच अपॉन 2.54 इक्वल्स टू 1 भी लिखा जा सकता है, या इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमारी आई है, ठीक है, यहाँ पर 1 इंच अपॉन 2.54 या 2.54 अपॉन 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, इन दोनों को ही हम यूनिट फैक्टर कहते हैं। ये दोनों हमारी क्या कहलाती है? यूनिट फैक्टर। तो जो ये हमारे यूनिट फैक्टर है, इससे हम फर्दर आगे क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हमें 3 इंच में बताना था कि कितने सेंटीमीटर है। तो इसमें हम इस नंबर को 1 इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 इंच विल बी 3 इंच, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, एक जग है जिसमें 2 लीटर ऑफ मिल्क है, इसको हमें बताना है कि यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कितनी होगी मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 पर मीटर क्यूब। So it is 10 to the power minus 3 meter cube. So by using the same method, you can calculate the value of this in meter cube. ठीक है, 2 liter of milk. So whatever your answer comes, write down in the comment box that what answer you got for this question. Next question अगर हम करते हैं यहाँ पे, so the next question is how many seconds are there in 2 days? एक दिन में, 2 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो वही है कि डेज को तुम्हें सेकंड में चेंज करना है आप लोगों को। सो हमें पता है 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। अगर 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स है तो इसको यूनिट फैक्टर में लिख दोगे, फिर आवर्स और मिनट को यूनिट फैक्टर में लिख दोगे, फिर मिनट और सेकंड को यूनिट फैक्टर में लिख दोगे, फिर इस पूरे को रीअरेंज करके हमारा आंसर आ जाएगा। वट एवर योर आंसर कम्स, राइट इट डाउन हियर and tell me that what your answer for the seconds in 2 days. So this is all about the uncertainty in the measurement. So students, have a great time, make notes and stay safe, stay home, subscribe my channel and like this video. Thank you so much.